नमस्कार। चलिए आज आपको समय में पीछे ले चलते हैं, प्राचीन भारत की एक हैरत अंगेज दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां आसमान और गणित एक दूसरे में पूरी तरह से रचे बसे थे। जरा सोचिए, आज के मॉडर्न टेलीस्कोप से सदियों पहले ये थे ज्योतिर्विद, ब्रह्मांड के वो ज्ञानी जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग और कुछ साधारण औजारों के दम पर आसमान के गहरे राजों को गजब की सटीकता के साथ सुलझाया था। तो आज के इस सफर में हम 5 दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन ब्रह्मांडीय विज्ञान से, फिर मिलेंगे भास्कराचार्य जैसे महाज्ञाता से। समय को लेकर उनकी अविश्वसनीय सोच को समझेंगे, देखेंगे कि उन्होंने आसमान का नक्शा कैसे बनाया, और आखिर में जानेंगे कि वो खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कैसे करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सिद्धांत ग्रंथों की दुनिया, जो भारतीय खगोल विज्ञान की असली नींव हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिद्धांत ग्रंथ थे क्या? आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक रूल बुक हो। ये प्राचीन भारत के साइंटिफिक पेपर्स थे, जिनमें वो सारे गणितीय नियम लिखे थे जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। और सबसे खास बात ये थी कि ये ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं था। इसका एक बहुत गहरा सामाजिक मकसद था। त्योहारों के लिए सही कैलेंडर बनाना, खेती बाड़ी की योजना बनाना, मतलब ज्ञान का असली मकसद आम लोगों की भलाई करना था। अब आते हैं इस कहानी के हीरो पर, एक ऐसा नाम जिसके बिना ये कहानी अधूरी है। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य द्वितीय। साल 1114 विद्वानों के एक परिवार में भास्कराचार्य का जन्म हुआ, और उन्होंने बहुत जल्द ही अपनी काबिलियत साबित कर दी। सिर्फ 36 साल की उम्र में 1150 तक उन्होंने अपना मास्टरपीस सिद्धांत शिरोमणि लिख डाला था, और बाद में 1183 में करण कुतूहल के साथ अपने ज्ञान को और भी आगे बढ़ाया। देखिए, सिद्धांत शिरोमणि कोई एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी है। इसके 4 हिस्से हैं। अंक गणित के लिए लीलावती, बीज गणित यानी अलजेब्रा के लिए बीज गणित, ग्रहों के गणित के लिए ग्रह गणित, और पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान के लिए गोलाध्याय। सोच सकते हैं, एक इंसान के दिमाग में पूरा का पूरा यूनिवर्स। चलिए अब जरा देखते हैं कि भास्कराचार्य ने समय को यानी वक्त को कैसे नापा, और यकीन मानिए ये काफी माइंड ब्लोइंग है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में समय का पैमाना होश उड़ा देने वाला है। एक कॉन्सेप्ट है कल्प का। ये ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है, और इसकी लंबाई कितनी है? 4.32 अरब इंसानी साल। और उनके कैलकुलेशन के हिसाब से इस सृष्टि की शुरुआत लंका में हुए पहले सूर्योदय के साथ हुई थी। एक तरफ इतना बड़ा कॉस्मिक स्केल, और दूसरी तरफ समय को इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया कि आप हैरान रह जाएंगे। एक दिन यानी अहोरात्र को 30 मुहूर्त में बांटा गया, फिर हर मुहूर्त को घटी में, घटी को पल में, और पल को असु में। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये और भी आगे जाती है। सबसे छोटी यूनिट है निमेष, यानी जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं। फिर उसे तत्पर में तोड़ा गया, और फिर उसे त्रुटि में। जानते हैं त्रुटि कितना होता है? पलक झपकाने के समय का 3000वां हिस्सा। जरा सोचिए किस लेवल की प्रिसीजन की बात हो रही है। तो समय को इतनी सटीकता से नापने का फायदा क्या हुआ? इसका इस्तेमाल हुआ एक बेहद एडवांस्ड और सटीक चंद्र सौर पंचांग प्रणाली यानी पंचांग बनाने में। उस वक्त एक बड़ा चैलेंज था, चंद्रवर्ष और सौर वर्ष को सिंक कैसे किया जाए। जवाब था एक कमाल का सिस्टम। जब किसी चंद्र महीने में कोई सौर संक्रांति नहीं होती थी, तो एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता था। इसे कहते हैं अधिमास। और कभी-कभी, जो कि बहुत रेयर होता था, अगर एक ही महीने में 2 संक्रांतियां हो जाती, तो एक महीना हटा दिया जाता था, जिसे क्षय मास कहते हैं। एकदम परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट। पर भास्कराचार्य का टैलेंट सिर्फ समय मापने तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने इस धरती को भी नाप लिया था। उन्होंने पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस को 4967 योजन कैलकुलेट किया। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इसका व्यास यानी डायामीटर भी 1581 योजन बताया। ये उस जमाने के हिसाब से ज्योमेट्री की एक जबरदस्त समझ दिखाता है। वो सिर्फ आसमान में तारे नहीं गिन रहे थे, बल्कि अपने पैरों तले जमीन को भी नाप रहे थे। तो चलिए अब इस सिस्टम की प्रिडिक्टिव पावर की बात करते हैं, खास तौर पर आसमानी घटनाओं की भविष्यवाणी करने की इसकी काबिलियत के बारे में। तो चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी कैसे होती थी? कोई अंधविश्वास नहीं, प्योर मैथमेटिक्स। नियम बिल्कुल साफ था।
अगर सूर्य की उसके चंद्र नोड से कोणीय दूरी 14 डिग्री से कम है तो चंद्र ग्रहण हो सकता है। सिंपल, सटीक और साइंटिफिक। लेकिन सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स का मामला थोड़ा अलग था। वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के ऑर्बिट अलग हैं, दूरियां अलग हैं, और एक चीज आती है पैरालैक्स, यानी आप धरती पर कहाँ खड़े हैं, इससे चंद्रमा की दिखने वाली पोजीशन बदल जाती है। इसीलिए कैलकुलेशन में 2 खास सुधारों की जरूरत पड़ती थी, लंबन और नति। सिर्फ ग्रहण ही नहीं, ये ग्रंथ ये भी बता सकते थे कि ग्रह कब एक साथ आएंगे, कब उगेंगे और कब डूबेंगे। बेसिकली ये यूनिवर्स की एक परफेक्टली चलती हुई मैथमेटिकल घड़ी जैसा था। तो ये सब देखने के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। बिना कंप्यूटर, बिना टेलीस्कोप, आखिर इन ज्योतिर्विदों का सबसे शक्तिशाली टूल क्या था? जवाब है इंसानी दिमाग, गणित, अवलोकन और तर्क की ताकत। ये इस बात का सबूत है कि ज्ञान की शक्ति क्या कर सकती है, एक ऐसी शक्ति जो आज भी हमें प्रेरित करती है।